Hello students, dear students, are you quite ready for study? आप क्या मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हैं? शुरू हो जाइए। फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं और अपने उसी लास्ट जो हमने छोड़ा था उससे आगे अगले प्रोनाउन को हम लेते हैं। During the last time we have completed personal pronoun and demonstrative pronoun. So I hope that you will be aware next pronoun and you have completed the rules of last two pronoun, personal pronoun and demonstrative pronoun. आपने पर्सनल प्रोनाउन को भी पढ़ लिया होगा, आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को भी पढ़ लिया होगा, दोनों प्रोनाउन आपने पढ़ लिए होंगे। और नेक्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोनाउन आपका रिलेटिव प्रोनाउन। तो यू शुड बी रिमेंबर दैट ड्यूरिंग द लास्ट टाइम वी हैव टोल्ड यू दैट देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। आपके इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में कितने प्रकार के प्रोनाउन हैं? 9 प्रकार के हैं। सभी 9 प्रकार के प्रोनाउन हैं। और कौन से प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, इस प्रकार से 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में सबके अपने अलग अलग प्रोनाउन हैं। ये गांठ मार लीजिए। अब बात आती है कि प्रोनाउन की यूटिलिटी क्या है। तो प्रोनाउन की यूटिलिटी में आपको बता दूं, सबसे पहले करेक्शन में है। लगभग पूरे प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो एक चैप्टर है इसके लगभग 100 करेक्शन हैं। जो करेक्शन करना चाहते हैं, जो करेक्ट इनकरेक्ट की बात करेंगे तो 100 कम से कम इसके करेक्शन हैं जिनको हम सिंटैक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब तो केवल हम इनके प्रकार पढ़ रहे हैं, किस प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन आ रहा है ये बात पढ़ रहे हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए और अपनी कॉपी निकाल लीजिए और 1 बाय 1 हमारे इन सभी प्रोनाउन को अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। तो तीसरा आ गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। देखिए ये चीज़ सब लिखी हुई है। प्रोनाउन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल है। बहुत सारे प्रयोग हैं इसके, बहुत सारी बातें आती जा रही हैं। दे आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, बिल्कुल ठीक है। 9 प्रकार के प्रोनाउन हैं। पर्सनल प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। दीज आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ये 9 प्रकार के हैं। हम सभी प्रकारों को अलग अलग पढ़ रहे हैं और अब आ गए हैं तीसरे प्रोनाउन पर, हम रिलेटिव प्रोनाउन पर। तो आप रेडी हो जाइए और हमारे वीडियो को पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए और शेयर करिए जिससे कि दूसरे स्टूडेंट भी इसका लाभ उठा सके। तो देखिए आप, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधकारक सर्वनाम है और इस रिलेटिव प्रोनाउन में हमारे कितने प्रकार के प्रोनाउन आएंगे? 5 प्रकार के आएंगे। 5 प्रोनाउन इसके अंतर्गत हमारे होंगे, लिखे हुए देख लीजिए ध्यान से। एक तो हमारा हु है, एक हुम है, एक हुज है, एक विच है और एक इसमें दैट है। एक हु हो गया आपका, एक हुम हो गया, एक हुज हो गया, एक विच हो गया और एक दैट हो गया। अब बात आती है कि किस प्रोनाउन की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है। तो देखिए ये इनका कार्य जो है रिलेटिव प्रोनाउन का है, 2 and more sentences आर कंबाइंड। 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को कंबाइन करने का कार्य करता है। जब हम सिंपल टू सिंपल सेंटेंसेस की बात करते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, सिंपल टू कंपाउंड की बात करते हैं, मीन्स दीज 3 काइंड्स ऑफ जो सेंटेंसेस हैं ये सिंथेसिस के पार्ट हैं। सिंपल टू सिंपल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और सिंपल टू कंपाउंड। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हैं इनका प्रयोग आपके सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जब बनाएंगे, 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर जब एक कॉम्प्लेक्स वाक्य बनाया जाएगा तब आपके इन रिलेटिव प्रोनाउन का एडजेक्टिव क्लॉज में भी प्रयोग होगा। क्योंकि हमारे जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं वे किससे कंस्ट्रक्ट होंगे?
सबऑर्डिनेट क्लॉज से होंगे। एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज एंड नाउन क्लॉज। एंड दीज 3 काइंड्स ऑफ क्लॉजेस आर यूज्ड to combine 2 and more sentences in one complex sentences. So you should be remember, subordinate clause is used to construct simple to complex sentences. तो वहाँ simple to complex sentences में हम इसका प्रयोग करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का 2 sentences को जोड़ने के लिए। अब जोड़ते कैसे हैं, कुछ बातें हैं ज़रूरी, उनको यहाँ समझ लेते हैं। ज़्यादा हम उस बात में नहीं जा रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्स का जब चैप्टर पढ़ेंगे, जिनको पढ़ने की ज़रूरत होगी वहाँ हम इनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अब तो हमें केवल इन 5 रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग यहाँ देखना है कि कब कहाँ किसका होगा। तो हु का प्रयोग आपका होगा, याद रखिए, व्यक्ति के लिए। किसके लिए लाओगे? व्यक्ति के लिए लाओगे। कहाँ लाओगे? सब्जेक्ट के स्थान पर। होम का प्रयोग किसके लिए होगा? व्यक्ति के लिए होगा। किसका? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तीसरा पॉजेसिव है, इसका प्रयोग होगा निर्जीव व सजीव के लिए। निर्जीव या सजीव ऑब्जेक्ट जो भी होगा, निर्जीव वस्तु हो या सजीव वस्तु, दोनों के लिए होगा। और किस में होगा आपका? पॉजेसिव में होगा, पॉजेसिव के स्थान पर होगा। विच का प्रयोग होगा आपका छोटे जीव या निर्जीव वस्तु के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर या ऑब्जेक्ट के रूप में भी। और दैट का प्रयोग होगा बड़े जानवरों के साथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए दैट ही होगा। ऑब्जेक्टिव केस भी दैट का दैट ही होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे। अब समझ लीजिए कैसे करेंगे। पहला है हमारा हु, तो देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है हु के सामने कि हु का प्रयोग हमेशा व्यक्ति के लिए होगा और सब्जेक्ट के स्थान पर होता है। ये तो सिंपल सेंटेंसेस भी आप जान चुके हैं, सिंपल सेंटेंसेस में भी आपने पढ़ा है। जैसे कौन तुमको पढ़ाता है, कौन तुमको पढ़ाता है, कौन से मतलब है कोई व्यक्ति छुपा हुआ है और वो सब्जेक्ट के स्थान पर है। हु टीचेज यू, तो हु का प्रयोग किसके स्थान पर हुआ? सब्जेक्ट के स्थान पर। किसके लिए? व्यक्ति के लिए हुआ। राम तुमको पढ़ाता है, राम हटा दें, कौन तुमको पढ़ाता है, राम वहाँ सब्जेक्ट था और उसका स्थान किसने लिया? कौन, हु ने लिया। तो हु क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट के रूप में। अभी तो वाक्य के रूप में पढ़ रहे हो। तुम किसको अपने आवास पर निमंत्रित करते हो? तुम किसको अपने आवास पर निमंत्रित करते हो? हम मान लीजिए कर दें कि तुम राम को अपने आवास पर निमंत्रित करते हो, तो राम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। और जब हम के राम को हटाकर इंटेरोगेटिव शब्द लाइए, रिलेटिव प्रोनाउन लाइए, तो आप वहाँ पर हुम का प्रयोग करोगे कि राम, तुम किसको अपने आवास पर बुलाते हो? तुम राम को अपने आवास पर बुलाते हो। तो देखिए, यू कॉल्ड राम एट योर रेजिडेंस, ठीक। whom do you call at your residence? तो whom इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान लेता है, व्यक्ति के स्थान पर आता है और ऑब्जेक्ट का स्थान लेता है। ऑब्जेक्ट कौन था वाक्य में? राम था। तुम राम को निमंत्रित करते हो, किसको करते हो? राम को। तो राम हमारा ऑब्जेक्ट था वहाँ पर। अब बात आती है हमारी, whom का प्रयोग व्यक्ति के लिए ऑब्जेक्ट के स्थान पर होगा, who का प्रयोग व्यक्ति के लिए सब्जेक्ट के स्थान पर होगा, whose का प्रयोग निर्जीव व सजीव के लिए पॉजेसिव के स्थान पर होगा, मतलब संबंध कारक में होगा। संबंध कारक में कैसे होगा? जिसका जिसकी जिसके के लिए होगा, उसका उसकी उसके। तुमने एक लड़की को तांगे में देखा जिसका बायां पैर टूटा हुआ था। तुमने एक लड़की को तांगे में देखा जिसका बायां पैर टूटा हुआ था। तो ये बात हम कह रहे थे कि इन रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो हम इसको दो वाक्य बना दें कि तुमने एक लड़की को तांगे में देखा,
एक वाक्य हो गया। उसका बायां पैर टूटा हुआ था, दूसरा वाक्य हो गया। इंग्लिश में सेंटेंस उसने बना के दे दिया, यू सॉ ए गर्ल इन ए जुटका, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस लें, हर लेफ्ट लेग वॉज ब्रोकन। हमसे कहे कॉम्प्लेक्स बना दीजिए, दो जोड़ दीजिए दोनों को, तो समझ जाइए वहाँ पर हर लेफ्ट लेग जो आया है, हर से मतलब क्या है, पजेसिव है और संबंध कारक है। हर को हटाना है, कंजक्शन के रूप पर आपको क्या लाना है, भूज लाना है। और हार क्या है, एनिमेट है, सजीव। तो सजीव के लिए भी पजेसिव में आपको क्या लाना पड़ेगा, भूज लाना पड़ेगा कि यू सॉ ए गर्ल इन ए जुटका whose लेफ्ट लेग वॉज ब्रोकन। तुमने एक पुस्तक खरीदी जिसका मूल्य 5 रुपये था। यू बॉट ए बुक whose कॉस्ट वॉज 5 रुपीज। तो जिसका, जिसकी, जिसके या आपके दो सेंटेंस दिए गए हैं। दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो पजेसिव से जुड़कर आया है, तो उन दोनों सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए whose रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो निर्जीव के लिए भी जैसे हम कह रहे थे कि तुमने एक पुस्तक खरीदी जिसका मूल्य 5 रुपये था, तो जिसका, जिसकी भूज आया निर्जीव के लिए भी। और तुमने एक लड़की को देखा जिसका पैर टूटा हुआ था, वह हर सजीव के लिए भी आया है। तो ये दोनों बातें निर्जीव सजीव के लिए पजेसिव में आपको भूज का प्रयोग करना होगा। विच का प्रयोग छोटे जीव या निर्जीव वस्तु के लिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आप करोगे। छोटे जीव या निर्जीव वस्तु के लिए होगा, सब्जेक्ट के रूप में भी होगा और ऑब्जेक्ट के रूप में। कैसे होगा, जो पुस्तक मेज पर है वह उपयोगी है। जो पुस्तक मेज पर है, जो पुस्तक, ये आपका सब्जेक्ट के रूप में है। एंटीसीडेंट है, देखिए एंटीसीडेंट की बात तो हम जब वो पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स वाक्य वहाँ आएगी, ये अभी समझ में बात आएगी नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती होता है। तो जो पुस्तक मेज पर है, द बुक विच इज ऑन द टेबल इज यूजफुल। तो वहाँ पर विच जो आया है वो एक तरह से सब्जेक्ट के रूप में है। जो पुस्तक, पुस्तक सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है। पुस्तक मेज पर है वह उपयोगी है। द बुक इज ऑन द टेबल इट इज यूजफुल। आप क्या करना है, आपको इट हटाना है, वो सब्जेक्ट के रूप में है दूसरे वाक्य में, और इट हटा करके हमें कॉम्प्लेक्स करने हैं दोनों वाक्य। तो द बुक विच इज ऑन द टेबल इज यूजफुल। जो अंगूर टोकरी में हैं वे खट्टे हैं। द ग्रेप्स विच, सब्जेक्ट बना है ग्रेप्स, विच ही लाओगे सब्जेक्ट के लिए। द ग्रेप्स विच आर इन द बास्केट आर सोर। जो पुस्तक तुमने खरीदी वह महंगी थी। जो पुस्तक तुमने खरीदी वह महंगी थी, इसका मतलब तुमने एक पुस्तक खरीदी वह महंगी थी। अब पुस्तक आपका क्या है, एंटीसीडेंट बना है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, तो यहाँ भी विच ही आएगा। ऑब्जेक्ट के लिए भी विच आएगा और सब्जेक्ट के लिए भी विच आएगा। चाहे तो यो कर दीजिए, यू बॉट ए बुक विच वॉज कॉस्टली, या द बुक विच यू बॉट वॉज कॉस्टली कर दीजिए। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए विच का आया है। छोटे जीव जंतु के लिए भी हम कह रहे हैं कि विच का प्रयोग होगा। छोटे जीव जंतु के लिए भी हमने बता रहे हैं। जो चिड़िया वृक्ष पर बैठी हुई है वह सुंदर है। द बर्ड विच इज सिटिंग ऑन द ट्री इज ब्यूटीफुल। तो छोटे जीव जंतु हों, छोटे जीव जंतु में आएंगे जैसे आपका मॉस्कीटो है, आंट है, बटरफ्लाई है, जितने भी कीट पतंगे हैं ये सभी छोटी चिड़िया हैं जो जानवरों को छोड़कर हैं, वो आपके इसी में विच में आएंगे। और दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन का जो पांचवा है ये बड़े जानवरों के लिए होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के स्थान पर। जो गाय बरगद के नीचे सो रही है वह वफादार है। द काउ दैट इज स्लीपिंग अंडर द बनियन ट्री इज फेथफुल। जो भेड़िया जंगलों में विचरण कर रहा है वह खतरनाक है। जो भेड़िया बड़ा जानवर हो गया। द वोल्फ दैट वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट इज डेंजरस। तो बड़े जानवर के लिए आपको चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में आया एंटीसीडेंट, चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में आया एंटीसीडेंट, मतलब जो वाक्य का एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट वो होगा जिसकी विशेषता बताई गई है। जैसे अभी वाक्य लिया था, जो गाय बरगद के नीचे बैठी हुई है वह वफादार है।
तो गाय की विशेषता बताई गई वफादार है। ये आपका एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट वाक्य में आपका कर्ता बना है, तो वहाँ आपको दैट लाना पड़ेगा। द काव दैट इज सिटिंग अंडर द बनियन ट्री इज फेथफुल। तो अब आप समझ गए कि हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए होगा सब्जेक्ट के स्थान पर। जो लड़का कल यहाँ आया वह बुद्धिमान था। जो लड़का कल यहाँ आया वह बुद्धिमान था। द बॉय हु केम हियर यस्टरडे वॉज वाइज। जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करते हैं, एंटीसीडेंट व्यक्ति बना है, सब्जेक्ट है, हु आएगा। द पर्सन या द प्यूपिल हु वर्क हार्ड आर सक्सीड। अब हुम का मान लीजिए आता है कि यदि आपका एंटीसीडेंट ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा है, जो लड़का कल तुमने दंडित किया वह शरारती था। द बॉय whom you punished yesterday was naughty। तो अब आप समझ गए, बस इतना समझिए। ये चीज़ें जो मैं ऑरली जो सेंटेंस बता रहा हूँ इन पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, क्योंकि ये बात हम कॉम्प्लेक्स ही कर बैठे हैं, क्योंकि इनका प्रयोग कॉम्प्लेक्स में होगा इसलिए। अब तो बस सिर्फ आपको क्या करना है, ये याद रखना है कि ये 5 रिलेटिव प्रोनाउन हैं, हु, whom, whose, which, that। कोई पूछता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन? There are 5 kinds of relative pronoun. What is the name of relative pronoun? Who, whom, whose, which and that। ये 5 बता दीजिए आप। इसके बाद पूछ ले who का प्रयोग कहाँ होगा? व्यक्ति के लिए होता है जी, सब्जेक्ट के स्थान पर होता है। whom का प्रयोग कहाँ होता है जी? व्यक्ति के लिए ही होगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। whose का प्रयोग कहाँ होता है? निर्जीव व सजीव के लिए होता है, पजेसिव में होता है। ये लिख लीजिए और इनको समझिए, तब आपकी समझ में कुछ आएगा। विच का प्रयोग छोटे जीव या निर्जीव वस्तु के लिए होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, छोटे जीव जंतुओं के लिए और निर्जीव वस्तु के लिए। दैट का प्रयोग बड़े जानवरों के साथ होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। बस ये हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। बाकी डिटेल के इसके प्रयोग होंगे, कॉम्प्लेक्स में होंगे, करेक्शन में होंगे, आगे होंगे, इंटरोगेटिव वाक्य में होंगे, वो वहाँ देखा जाएगा। बस आप इतना आप समझ लीजिए इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद। तो तीसरा हमारा कंप्लीट हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। अब आ गए हम चौथा हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन।